बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 59वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंगों को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय प्रसंग है 24 हांस का महल। तो कल तक में हमने हौज कौसर के प्रसंगों को पूरा किया। अब हौज कौसर के पश्चात 24 हांस का महल, जैसे इसके लिए लोकेशन देखें तो पहले से ही लोकेशन के विषय में तो हमने चर्चा किया है, फिर भी एक बार देखें तो जैसे कि ये रंग महल है, तो रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी दक्षिण दिशा में ये हौज कौसर तालाब है, और हौज कौसर तालाब से भी 4.5 लाख कोस की दूरी दक्षिण दिशा में ये 24 हांस का महल है। और ये 24 हांस के महल से 4.5 लाख कोस की दूरी दक्षिण दिशा में फिर ये जबीरू की नहर के भीतरी किनार है। तो हमने ये रंग महल प्रसंग को पूरा किया, फिर ये हौज कौसर प्रसंग भी पूरा किया। अब ये 24 हांस का महल, तो ये 24 हांस के महल भी कुंज निकुंज वन के मध्य में ही है, जिस तरह से हौज कौसर तालाब भी कुंज निकुंज वन के मध्य में है। तो अब ये 24 हांस का महल जो है, इस विषय को हम अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो जैसे कि कल हौज कौसर के मध्य में टापू महल का वर्णन करते हुए हमने कहा था, टापू महल के जैसे ही शोभा 24 हांस के महल में भी वर्णन आता है करके। अब आज उसको हम देखेंगे। तो 24 हांस के महल के प्रसंग में देखिए, सर्वप्रथम जमीन से भौम भर ऊंचा एक चबूतरा है। अब जिसका नाम है 24 हांस का महल, तो इसमें 24 हांस यानी कि 24 पहल है। तो महलों के 24 पहल होने के लिए ये चबूतरा भी 24 पहल में ही है। तो अब ये चबूतरा करके कहा, तो ये चबूतरा को नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा परिक्रमा के रोष ने ऐसे चारों तरफ से घेरा है। जैसे हमने महल का वर्णन किया, तो रंग महल को भी नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा जो 2 मंदिर का चौड़ाई में था उसने घेरा था। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये जमीन है, तो ये 3 सीढ़ी ऊंचा रोष है। इस रोष से चारों दिशा के द्वारा ऊपर जाने के लिए
भौम भर की सीढ़ी है, चारों दिशा से, ठीक है। तो ऐसे भौम भर की सीढ़ी, यहां से भी भौम भर की सीढ़ी और यहां से भी भौम भर की सीढ़ी है। तो जैसे सीढ़ी के द्वारा हम चबूतरा के ऊपर गए, तो अब ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई गिर्द कितने पहल है, एक पहल में कितने मंदिर है, पहले हमें ये देखना होगा। तो 24 हांस का महल, तो इसका लंबाई चौड़ाई जो है 4666 मंदिर है। ये भी मंदिर में ही वर्णन हुआ है। और गिर्द देखें तो ये गिर्द है 14,000 मंदिर इसका गिर्द है। और पहल 24 पहल है, जिसका नाम ही 24 हांस का महल है, तो 24 पहल है। वो 24 पहल में से प्रत्येक एक पहल कितने मंदिर का है। अब इस हिसाब में देखें तो हाउसगसर के टापू महल की तरह इसमें भी दरवाजा का पहल बड़ा है, अन्य पहल छोटा है। तो इसलिए दरवाजा का पहल 4 हुआ, दरवाजा का पहल 4 है। उसमें से एक पहल बराबर 1000 मंदिर है। इसका अर्थ क्या हुआ, 14,000 मंदिर के गिर्द में से एक दरवाजा ने 1000 मंदिर लिया, तो 4 दरवाजा ने 4000 मंदिर लिया। अब अन्य पहल कितने हैं, 20 पहल है। 20 पहल में से एक पहल 500 मंदिर का है। तो इस तरह से दरवाजा का पहल 1000 मंदिर का, अन्य पहल 500 मंदिर का। तो हिसाब करके देखिए, 500 मंदिर वाला 20 पहल है, तो 500 गुना 20 इक्वल टू 10,000। और दरवाजा का एक पहल 1000 मंदिर का है, तो 1000 गुना 4 दरवाजा इक्वल टू 4000। तो 10,000 और 4000 जोड़ने से 14,000 मंदिर का गिर्द एरिया पूरा होता है, ठीक है। अब ये हुआ ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई गिर्द और पहल। बाकी वर्णन इसमें टापू महल की तरह ही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी अब इसकी शोभा को देखिए। जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा का पहल है, ये दरवाजा का पहल है, ये दरवाजा का पहल है। तो ये दरवाजा का पहल 1000 मंदिर में कहा, ठीक है। अन्य पहल 500 मंदिर में कहा। तो यहां एक एक पहल बराबर में एक एक महल बनते हैं। इसीलिए ये दरवाजा से ये दरवाजा तक कितने पहल, 5 पहल। और ये दरवाजा से ये दरवाजा तक कितने पहल, 5 पहल। ये दरवाजा से ये दरवाजा तक 5 पहल। और ये दरवाजा से ये दरवाजा तक 5 पहल। तो 5 चौको 20 और 4 दरवाजा 24। तो अब ये 5 पहल में 5 महल बनते हैं। देखिए ऐसे यहां से यहां तक 5 पहल है ना, तो यहां 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये दरवाजा का पहल हुआ, फिर यहां से ये दरवाजा तक में देखिए 1 2 3 4 5 महल। फिर ये दरवाजा से ये दरवाजा तक देखिए 1 2 3 4 5। और यहां पर भी ये दरवाजा से ये दरवाजा तक देखिए 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 20 महल
और 4 दिशा में 4 दरवाजा। अब ये एक महल का लंबाई चौड़ाई कितना है? तो लंबाई तो एक पहल में एक महल है, इसलिए यहां पर बता देता हूं, एक महल का लंबाई कितना हुआ? 500 मंदिर है, और इसका चौड़ाई होता है 250 मंदिर। चौड़ाई 250 मंदिर है। तो टापू महल में लंबाई 250 मंदिर था, चौड़ाई 125 मंदिर था। तो इसमें लंबाई 500 मंदिर, चौड़ाई 250 मंदिर। अब इसके बाद ये दरवाजा जो है, दरवाजा 1000 मंदिर में है। तो पहले हम महल में गुर्जा को देखेंगे। तो जैसे कल टापू महल में गुर्जा का वर्णन किया था ना, तो वो 250 मंदिर का था, इसीलिए एक महल ने 62.5, दूसरा महल ने 62.5 दे करके 125 मंदिर का गुर्जा हुआ था। अब ये 500 मंदिर का महल है, इसीलिए एक तरफ के महल ने 125 मंदिर गुर्जे के लिए दिया, दूसरी तरफ के महल ने 125 मंदिर गुर्जे के लिए दिया, तो ये गुर्जा 250 का हुआ। और यहाँ पर भी 125, 125, 250, यहाँ भी 125, 125, 250, 125, 125, 250। इस तरह से ये 5 महल के बीच में 4 गुर्जा हुआ। अब ये गुर्जा के बीच में ये जो संधि है, ये भी 250 का ही होता है। इस तरह से सब तरफ गुर्जा है। अब यहां पर दरवाजा की शोभा देखें तो यहां दरवाजा में इस तरफ के महल ने भी 125 मंदिर गुर्जे के लिए दिया, और दरवाजा का पहल ने भी 125 मंदिर गुर्जे के लिए दिया। ठीक है। और इस तरफ से भी महल ने भी, दरवाजा के पहल ने भी गुर्जे के लिए दिया। तो टापू महल में ये दरवाजा का पहल ने गुर्जे के लिए नहीं दिया था, तो यहां पर ये रहता है। अब देखिए, ये 1000 मंदिर का दरवाजा कहां से? उसमें से इस तरफ 125 मंदिर गुर्जे ने लिया, इस तरफ 125 मंदिर गुर्जे ने लिया, तो 250 मंदिर गया। अब बाकी रहा 750। उसमें अब यहां 250 मंदिर का चबूतरा है, ये चबूतरा, और इस तरफ भी चबूतरा है। तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा रहा। तो फिर बीच में अब 250 मंदिर में ही खुला दरवाजा रहता है। इस तरह से 250 खुला दरवाजा, 250 में चबूतरा, 750 हुआ, फिर 125 गुर्जा। तो 1000 मंदिर का दरवाजा का हिसाब इस तरह से पूरा होता है। ठीक है। तो एक दरवाजा जैसे है चारों तरफ वैसा ही है, और महल के बीच में भी गुर्जा ऐसा ही है, इसीलिए ये अब सब तरफ ऐसे ही समझना पड़ेगा। ये गुर्जा ऐसे करते करते 24 पहल में कितने गुर्जा हुए? 24 ही गुर्जा हुए। तो ये है महल का एक हार। ठीक है। अब ये महल में देखिए, टापू महल की तरह ही इसमें भी एक महल में देखने में 6 दरवाजा, गिनती का 5 दरवाजा होता है। जैसे गुर्जे में जाने के लिए 1 दरवाजा, बाहर निकलने का 1 दरवाजा, गुर्जे में जाने का 1 दरवाजा, 3 दरवाजा, संधि का 1 दरवाजा, 4-5 दरवाजा, भीतरी दीवार का 1 दरवाजा, 6 दरवाजा। परंतु गिनती करते समय ये संधि का दरवाजा दूसरे महल में गिनती करते हैं, इसीलिए देखने में 6, गिनती में 5, ये प्रक्रिया होता है। तो ये बनक जो है सेम टापू महल की तरह ही हो रहा है ना। बस अब आगे बढ़ते हैं। ये महल के संधि दीवार के सीधा 250 मंदिर आगे जाना है। तो यहां थंब है, फिर यहां थंब, यहां थंब, यहां थंब, यहां थंब, यहां थंब। ये भीतर जाते समय 250 की दूरी में है। एक थंब से दूसरी थंब ऐसे गोलाई में देखे तो 500 मंदिर की दूरी में, क्योंकि ये महल का लंबाई 500 मंदिर है। तो इस तरह से यहाँ थंब थंब करके, थंब के एक हार में 24 थंब है, क्योंकि ये 24 पहल है, तो थंब भी 24 ही होते हैं। ठीक है। अब ये थंब के हार से फिर 250 मंदिर अंदर जाए, तो यहां पर फिर ऐसे महल का दूसरी हार है।
इस तरह से। अब ये दरवाजा की जगह में तो दरवाजा ही हुआ, बाकी इसमें भी महल, 5 महल, इसमें भी महल। अब नमूना ही बता रहा हूं मैं, आप समझ गए। टापू महल में भी ऐसे ही हुआ था और इस तरह से ये महल का हार हुआ। ये महल के हार से फिर 250 मंदिर भीतर जाने पर फिर थंब का हार, इसमें भी 24 ही थंब है। अब उसके बाद फिर मध्य में 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, ठीक है। और चबूतरा के किनारे में फिर थंब का हार, इसमें भी 24 ही थंब है। मैं शब्द से बोल रहा हूं, अब यहाँ एक एक गिनती करके 24 थंब नहीं बनाया हूं, शब्द के द्वारा आपको पकड़ना होगा। और ये चबूतरा में जाने के लिए 3-3 सीढ़ी चारों दिशा से है, ठीक है। अब ये चबूतरा, ये बैठक हुआ। अब इसके मध्य में फिर बगीचा है, जो बगीचा चबूतरा से 3 सीढ़ी ऊंचा है। फिर इस बगीचा के मध्य भाग में ये जल का कुंड, बगीचा से फिर 3 सीढ़ी ऊपर है वो जल कुंड भी, ये जल का कुंड है। तो देखिए, तो यहां तक का वर्णन सारा टापू महल की तरह ही हुआ ना, खाली यहां लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर है और यहां पहल में अंतर है। बाकी किनार में परिक्रमा का रोष, फिर गुर्जा, महल का हार, थंब का हार, महल का हार, थंब का हार, मध्य में चबूतरा, चबूतरा के किनारे में थंब और मध्य में बगीचा, उसके भी मध्य में जल का कुंड, एक समान है। अब यहां पर ये जल कुंड के द्वारा जल का स्तून ऊपर को गया है, ठीक है। ये हुआ 24 हांस के महल की एक भौम की शोभा। अब ये ऊपर गया है कहते ही, अब ये 24 हांस के महल ऐसे ही शोभा में ऊपर ऊपर 5 भौम 6ठी चांदनी इसका ऊंचाई है, ठीक है। तो एक भौम की शोभा जैसे है, ऊपर ऊपर 5 भौम तक ऐसे ही शोभा है। बाकी 6ठी चांदनी में अब जो शोभा है उसका वर्णन करना है, ठीक है। अब 6ठी चांदनी, तो ये नीचे भौम की शोभा हुई। अब 6ठी चांदनी यहां पर मैं छोटा रूप में बताता हूं, इसके द्वारा समझना होगा। अब चांदनी के मध्य भाग में ये जो कुंड है ना नीचे भौम में, उसके मध्य से जल का स्तून गया था। तो वो चांदनी के मध्य भाग में जाकर के ये कुंड के रूप में खुल गया है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये कुंड के रूप में खुल गया है और मध्य भाग में कहते ही एक चबूतरा का रूप तो बनता ही है और मध्य में कुंड खुला। अब किनार में आइए, किनार में ये नीचे 24 गुर्ज था, तो 24 गुर्ज के जो चांदनी है, ध्यान से देखिए, 24 गुर्ज की चांदनी। अब यहां टापू महल में देखे तो 64 गुर्ज के चांदनी में 64 बैठक अथवा 60 बैठक था, परंतु ये गुर्ज के चांदनी में फर्क है। ये 24 हांस के महल के गुर्ज के चांदनी में पानी का कुंड यानी कि जल का कुंड बना है। 24 गुर्ज के चांदनी में 24 कुंड, शब्द से पकड़ना होगा। अब गुर्ज के चांदनी में कुंड है और चांदनी के मध्य भाग में नीचे से आया हुआ जल स्तून खुल करके यहाँ कुंड है। बाकी ये चांदनी के भाग में बगीचा है, ठीक है, यहाँ बीच में तो बगीचा है। अब ये मध्य का कुंड है ना, ये कुंड से जो जल 24 फुहारे होकर के ये चांदनी के किनार में गुर्ज के चांदनी में बना हुआ कुंड में जल उतरता है। कहने का अर्थ देखिए, यहां से फुहारे के द्वारा होकर के 1 फुहारा, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते 24 फुहारा होकर के 24 गुर्ज के चांदनी के 24 कुंड में जल आता है। और एक फुहारा जो 25वां फुहारा है, जो ये कुंड के मध्य भाग से सीधा ऊपर पानी जाता है और फिर उसी में उतरता है। इस तरह से 24 हांस के महल के चांदनी के मध्य भाग में जो कुंड है वहां से 25 फुहारे छूटते हैं और ये धनुषाकार होकर के 24 फुहारे मध्य के कुंड से किनार में गुर्ज के चांदनी के कुंड में जा रहा है। तो उस समय में ये धनुषाकार फुहारों से बारीक पानी की बूंदें ये चांदनी के बगीचा में गिरता है। ये चांदनी की शोभा है। ठीक है, तो ये हुआ 24 हांस के महल। एक भूमि जैसा है ऊपर ऊपर 5 भूमि वैसा ही है कहा, और चांदनी में ये शोभा है। तो ये दिल दिमाग में बिठाइए। अब इसके बाद आगे जो वर्णन है वो नीचे जमीन में। अब जमीन में 24 की 24 सारे बगीचे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं अब देखिए, यहीं से पकड़ना होगा। जैसे ये चबूतरा है, चबूतरा को घेरा हुआ ये परिक्रमा का रोष है जो जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है, और इसके बाहर ये जमीन है ना, परम नाम का जमीन, यहां पर बगीचा बनते हैं। ध्यान से देखिए, यहां मैं एक बगीचा वहां नमूना रूप में बनाता हूं, फिर शब्द के द्वारा चारों तरफ की शोभा बताता हूं। जैसे ये जमीन में आइए तो यहां ऊपर एक हांस में एक महल है ना, उसके सीधा नीचे एक हांस भर में एक बगीचा है। एक बगीचा, एक हांस के महल के सामने में एक बगीचा, दूसरे हांस के महल के सामने में जमीन में दूसरा बगीचा। ठीक है, जैसे इधर आइए, तीसरे महल के सामने में जमीन में तीसरा बगीचा, चौथे महल के सामने में जमीन में चौथा बगीचा, पांचवें महल के सामने में जमीन में पांचवें बगीचा। इस तरह से देखिए तो प्रत्येक एक महल के सामने में ये रोज से भी नीचे जमीन में एक एक बगीचा होने से पूरा चारों तरफ घेर करके नीचे जमीन में कितने बगीचा है? 24 बगीचा है एक हार में। ठीक है, यहां तक ये तो हुआ एक हार में 24 बगीचा। ऐसे बगीचा हार कतार में बाहर जाते जाते 24 ही हार में है। जैसे ये एक हार बताया, ऐसे ही बगीचा का ये दूसरा हार चारों तरफ, हाँ एक तरफ से बताया हूं, चारों तरफ समझना होगा। फिर ये बगीचा का ऐसे तीसरे हार, ये भी चारों तरफ। इस तरह से जमीन में बगीचे कितने के कितने हारे? 24 के 24 हारे जमीन में बगीचा है। अब बगीचा कहते ही साथ में नहरें और चहबच्चे आते हैं। इसीलिए देखिए ये बगीचा हुआ तो देखिए तो इधर ये नहरें इधर निरंतर जा रहा है, ये नहरें ऐसे जा रहा है, ये नहरें ऐसे जा रहा है, ये नहरें ऐसे जा रहा है, और इधर भी नहरें हैं ऐसे नहरें, ये नहर, ये नहर, ठीक है, ये नहर, ये नहर, ये नहर, ऐसे चारों तरफ फिर करके आया है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर मतलब ये रोश के किनार में यहां चहबच्चा है कि नहीं? यहां चहबच्चा है, यहां चहबच्चा है, यहां चहबच्चा है। मतलब ये चहबच्चा पर चबूतरा के हिसाब से देखे तो किसके सीधा में पड़ रहा है? महल महल के सामने में बगीचा बगीचा, और दोनों महल के संधि में ये गुर्ज है ना, गुर्ज के सीधा नीचे जमीन में ये चहबच्चा है।
ये गुर्ज के सीधा जमीन में ये चेहबच्चा, ये गुर्ज के सीधा जमीन में ये चेहबच्चा, ये गुर्ज के सीधा जमीन में ये चेहबच्चा। तो इस तरह से 24 गुर्ज के सीधा सामुन्य में, नीचे जमीन में 24 चेहबच्चा है। ठीक है। अब इस तरह से जमीन में हमने 24 की 24 हारे बगीचे और उसमें चेहबच्चे के भी 24 की 24 हारे हैं और नहरें भी उसी तरह से है। जमीन में ये शोभा को भी देखा। ठीक है। अब ये 24 हांस के महल के छठी चांदनी के किनार में 24 गुर्ज के चांदनी में 24 कुंड हुआ। अब वो 24 ही कुंड से झरना के रूप में जल 6 भौम नीचे उतरता है और 6 भौम नीचे उतरते समय ये जल सीधा कहां पहुंचता है? देखिए, जैसे ये गुर्ज है, ये गुर्ज 5 भौम ऊपर गया और गुर्ज के चांदनी में कुंड है, तो ये कुंड से पानी सीधा उतरते समय यहां जमीन में जो चेहबच्चा है ना, यहां पर जल उतरता है और दूसरे गुर्ज के चांदनी से उतरा हुआ जल दूसरे चेहबच्चा में, तीसरे गुर्ज के चांदनी से उतरा हुआ जल तीसरे चेहबच्चा में। इस तरह से 24 गुर्ज के चांदनी से उतरा हुआ जल 24 चेहबच्चा में नीचे जमीन में पड़ता है, जो 6 भौम नीचे जल उतरता है। 6 भौम कैसे? 24 हांस का महल का 5 भौम और नीचे चबूतरा 1 भौम का है, इसीलिए 6 भौम हुआ। तो अब ये पूरा 24 ही चेहबच्चा में पानी के बाद ये पानी यानी कि ये जल नहरें चेहबच्चे, नहरें चेहबच्चे, नहरें चेहबच्चे होकर के 24 की 24 हारे सारे बगीचा में जल विचरता है नहरें चेहबच्चा के द्वारा। अब उसके बाद देखिए, सबसे अंतिम हारे बगीचा यानी कि 24 हारे बगीचा हो तो उसके बाहर अंतिम जो नहर है, वो नहर से, ध्यान से समझ लीजिए, हाँ, वो नहर से ये मान लीजिए ये नहर हो, बड़ी नहर, ये अंतिम का हार, तो यहां से ये ईशान कोण से ये पानी 2 भाग होकर के एक नहर ये उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण में आता है और यहीं से फिर आधा पानी ये दूसरी तरफ के नहर ये पूर्व से होते हुए दक्षिण में आता है और यहां दक्षिण में वो नहर का मिलन होता है। उसके बाद वो पानी नहर के द्वारा फिर दक्षिण तरफ जा करके जमीरों की नहर के अंदर वो जल प्रवेश होता है। मैं शब्द से बोल रहा हूं, उस हिसाब से पकड़ना होगा। तो ये 24 हांस के महल की शोभा हुई। अब उसमें और एक बात है, यहां जमीन में जो बगीचा है ना, बगीचा में नहरें चेहबच्चे हैं, वो नहर के दाएं बाएं जो रोश है, वो रोश में भी महल बनते हैं। उसके लिए आपको कुंज निकुंज वन की शोभा के जैसे समझना होगा। कैसे? देखिए, उसके लिए भी मैं यहाँ एक नमूना बना देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये बगीचा के जो नहर है, देखिए जैसे ये नहर, तो नहर के दाएं बाएं ये रोश है, ये रोश को भी 3 भाग में बांट करके मध्य में महल, और ये रोश को भी 3 भाग में बांट करके मध्य में महल। तो एक नहर में जैसी शोभा है, सारे नहर में वही शोभा है। और जो चेहबच्चा आया है ना, वो चेहबच्चा में भी ऐसा ही होता है। जैसे देखिए, एक चेहबच्चा आया, चेहबच्चा मतलब इधर ये नहर है, ठीक है, इधर भी ये नहर है, इधर भी ये नहर है, इधर भी ये नहर है, तो ये मध्य में चेहबच्चा है। तो चेहबच्चा में भी, चेहबच्चा को तालाब भी कहते हैं बड़ा होने से, ये भीतर जल है, इसके भी चारों तरफ ऐसे महल महल करके, ऐसे महल महल करके, इधर भी ऐसे महल, इधर भी ऐसे महल करके, चेहबच्चा को भी चारों तरफ से घेर करके महल आया है। और इन महलों की ऊंचाई 2 भौम तीसरी चांदनी है। ठीक है। तो कुंज निकुंज वन में भी ये नहर के दाएं बाएं रोश में जो महल आया था, वो महल 2 भौम तीसरी चांदनी का ही था ना। तो यहां पर भी
नहर के दाएं बाएं और चेहे बच्चा के चारों तरफ जो महल आया है वो महल 2 भौम तीसरी चांदनी के है। तो इस तरह से ये 24 हांस के महल की शोभा शोभायमान है। अब इसको हम नक्शा के माध्यम से देखेंगे तो फिर वही नक्शा में सारी शोभा को देखते हुए सारांश रूप में वर्णन करेंगे। अब ये देखिए 24 हांस का महल पेज नंबर 51 में है। तो ये परम धाम का जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा को परिक्रमा किया हुआ रोष, और इस रोष से भौम भर का ऊंचा चबूतरा ये है, देखिए चबूतरा। और ये चबूतरा में जाने के लिए देखिए यहाँ से सीढ़ी 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 चारों तरफ से भौम भर ऊंचा सीढ़ी है। जैसे चबूतरा के ऊपर गए तो ये 24 पहल में है, तो इसीलिए ये दरवाजा का पहल 1000 मंदिर का बताया चारों दिशा में, और बाकी एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा तक में 5 पहल है। तो देखिए 5 पहल में 5 महल, 1 2 3 4 5 महल है। तो 5 गुना 4 20 महल और 4 दरवाजा करके 24 पहल की बात हुई। अब महल में देखिए ये महल 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। और यहाँ गुर्ज देखिए तो ये प्रत्येक महल के संधि में दोनों तरफ से जगह दे करके ये किनार में 24 ही गुर्ज बने हैं। ये सारी शोभा वही टापू महल की तरह ही है। और ये महल से भीतर देखिए ये थंब का हार है, फिर उससे भीतर ये महल का दूसरी हार है, फिर उससे भी भीतर ये थंब का हार है, और उससे भी भीतर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा के किनार में थंब का तीसरी हार है, और ये चबूतरा का बैठक है, और इससे भी 3 सीढ़ी ऊंचा ये बगीचा है, और बगीचा से भी 3 सीढ़ी ऊंचा ये जल का कुंड है, और इसके मध्य भाग से जल स्तून ऊपर को गए हैं। ठीक है, तो ये 24 हांस के महल की 1 भौम की शोभा। ऐसे ही ऊपरा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी तक गए हैं। तो ये सारी शोभा देखने से टापू महल की तरह ही शोभा हुआ ना। अब इसी नक्शा से दूसरी बात देखें, ये नीचे जमीन है ना, देखिए तो ये ऊपर गुर्ज है, गुर्ज के बिल्कुल सामने में जमीन में ये कुंड है, और यहाँ बगीचा है। ठीक है, ऐसे कुंड यानी कि चेहे बच्चे कितने हैं जमीन में, चारों तरफ घेर करके 24 गुर्ज के सामने में ऐसे 24 चेहे बच्चा अथवा कुंड है, और जहां से नहरें बाहर निकलते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ चारों तरफ से घेर करके 24 बगीचा भी है। तो ये 24 हांस का महल और नीचे जमीन में बगीचा की शोभा, जिसमें कुंड और चेहे बच्चा की यहाँ दृश्य दिखाया है। अब ये 24 हांस के महल की छठी चांदनी और उसके साथ में नीचे जमीन में जो 24 की 24 सारे बगीचों की शोभा को हम दूसरे नक्शा के द्वारा देखेंगे। अब ये देखिए 24 हांस के महल की चांदनी, कहा 52 नंबर पेज का नक्शा है ये। अब चांदनी में देखिए तो ये चांदनी के किनार में 24 गुर्ज के चांदनी में 24 कुंड है, और ये मध्य में बगीचा की जगह है, और ये मध्य में ये चबूतरा, और उसके भी मध्य में ये जल का स्तून खुल करके चेहे बच्चा बना है। अब ये चेहे बच्चा से यहाँ देखिए, यहाँ से धनुषाकार फुहारा होकर के एक एक फुहारा से एक एक गुर्ज के चांदनी के कुंड में करके 24 फुहारा के द्वारा 24 कुंड में जल उतरता है, और मध्य में एक फुहारा सीधा ऊपर जा करके उसी में उतरता है। ये है चांदनी की शोभा। अब इसी नक्शा में ये बाहर की शोभा जो दिखाया है, ये चांदनी से 6 भौम नीचे का दृश्य है। जैसे ये गुर्ज के सीधा सामने में 6 भौम नीचे यहाँ पर कुंड देखिए, ये कुंड ये कुंड ये कुंड, तो 6 भौम नीचे जल उतर करके ये कुंड में पड़ते हैं। और यहाँ नीचे बगीचा दिखाया है, ऐसे बगीचा चारों तरफ एक हार में 24 बगीचा है, और यहाँ पर तो 2 हार ही बगीचा दिखाया है नक्शा में, ऐसे 24 की 24 हारे बगीचा है। और यहाँ बारीकी से देखेंगे तो बगीचा के चारों तरफ के जो रोश है वो रोश में महल आए हैं, और कुंड के भी चारों तरफ महल आए हैं। ये सारी शोभा दिखाई देता है। और जैसे ही 24 की 24 हारे बगीचा पार हुआ तो ये देखिए ईशान कोण से ये पूरा जल 2 भाग में विभाजन होकर के आधा जल उत्तर से पश्चिम होते हुए दक्षिण में आया,
आधा जल पूर्व से होते हुए दक्षिण में आया और दक्षिण में आकर के ये पूरा जल मिलते हैं। यहां से फिर सीधा दक्षिण तरफ आकर के ये जबीरों की नहर के अंदर ये जल प्रवेश होता है। तो ये 24 सांस के महल की चांदनी और जमीन में 24 की 24 सारे बगीचा, जिसमें नहरें, चेहबच्चे और उसमें महलों की शोभा, जो महल 2 भूम तीसरी चांदनी के है करके कहा। तो ये सारी शोभा को हम इसके द्वारा दिल दिमाग में बिठा सकते हैं। तो इस तरह से ये 24 सांस के महल की शोभा, चांदनी और जमीन में 24 की 24 सारे बगीचों की शोभा को पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा। अब इसको आप बाद में आराम से नोट करेंगे। तो पहले हम वृत्ति के शब्द के माध्यम से ये 24 सांस के महल को अध्ययन करते हैं। अब वृत्ति में देखिए, पेज नंबर 108 में 24 सांस का महल है और ये पॉट के नक्शा में पेज नंबर 51 में है। तो अब शुरू करते हैं। 24 सांस का महल। हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर 24 सांस का महल है, जिसकी रंग महल से 9 लाख कोस की दूरी हुई। 24 सांस के महल का चबूतरा जमीन से भौम भर ऊंचा है। इसकी लंबाई चौड़ाई 4,666 मंदिर तथा गिर्द 14,000 मंदिर है। एक एक हांस 500 मंदिर का है। 4 दिशा पर स्थित 4 दरवाजों की हांस 1000 मंदिरों की तथा अन्य 20 हांस 500 मंदिरों की है। जैसा वर्णन हौज कौसर ताल के टापू महल के दरवाजों का है, वैसा ही वर्णन 24 हांस के महलों के दरवाजों का भी है। 24 हांस के महल में 4 दिशा पर 4 बड़े दरवाजे हैं। एक एक द्वार के सामने 2-2 चबूतरे हैं और 24 गुर्ज है। चारों तरफ की मिला के 24 गुर्ज। 24 गुर्जों में 3-3 दरवाजे बाहरी तरफ है और 2-2 दरवाजे मंदिर में आने जाने के लिए है। इस प्रकार प्रत्येक गुर्ज में 5-5 दरवाजे हैं। 20-20 महलों की 2 हारें हैं और चारों दिशाओं पर एक एक दरवाजे हैं। महलों की 2 हारों के मध्य में थंबों की एक हार है। भीतरी हार महलों की भीतरी तरफ थंबों की एक और हार है। इन सब के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे की किनार पर थंबों की पुनः एक हार है। इस प्रकार थंबों की कुल 3 हारें हुई। चबूतरे में फिरता कठड़ा लगा है। चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। उस चबूतरे से 3 सीढ़ी ऊंचा एक बगीचा है। बगीचे से भी 3 सीढ़ी चढ़ने पर जल के चबूतरे पर पहुंचेंगे। इस जल के चबूतरे के मध्य भाग में पानी से भरा हुआ एक बहुत ही बड़ा जल स्तंभ है। ऐसे ही बनक ऊपरा ऊपर 5 भौमों तक गई है। यहाँ जो 20-20 महलों की 2 हारें हैं, उनमें से प्रत्येक महल 500 मंदिर लंबे और 250 मंदिर चौड़े हैं। 4 दरवाजों को छोड़कर 20 हांस के 10,000 मंदिर हुए। 4,000 मंदिर 4 दिशा के दरवाजों पर है। एक दरवाजे में 1000 मंदिर है। 1000 मंदिरों का हिसाब इस प्रकार है। बीच में 250 मंदिर चौड़ा दरवाजा है, जिसे खोलते और बंद करते हैं। इस दरवाजे की दाईं तथा बाईं ओर एक एक चबूतरा है, जो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इस चबूतरों के दोनों बगल के 125 मंदिर गुर्ज ने लिए हैं। इस तरह 1000 मंदिर का हिसाब हुआ। जैसा एक दरवाजा है, वैसे ही चारों दरवाजे हैं। तो इस तरह से
ये 24 हांस का महल का 1 भौम अथवा इसी तरह ऊपर 5 भौम तक की शोभा वर्णन हुआ। अब 24 हांस के महल की चांदनी करके है, जो यहाँ नक्शा में पेज नंबर 52 से देखना होगा। अब देखिए 24 हांस के महल के 5 भौम के ऊपर छठी चांदनी है, जिस पर चहबच्चा हुआ है। उस चहबच्चा में 25 फुहारे सुशोभित है। 24 फुहारे भौम भर उछलकर अर्धचंद्राकार धनुषाकार रूप में चांदनी के किनार में स्थित गुर्जों के कुंडों में पड़ते हैं। बीच में स्थित 25वां फुहारा भौम भर उछलकर मध्य के चहबच्चे में ही पड़ता है। गुर्जों की चांदनी से झरनों की भांति पानी गिरता है। यह जल 6 भौम नीचे आकर जमीन में जो फिरते 24 कुंड है उनमें गिरता है। यहाँ चांदनी की परिक्रमा करते और घूमते फिरते समय इन 24 धनुषाकार पानी की फुहारों से उड़ते हुए बारीकी पानी के छींटे अपने सिर पर पड़ते हैं। उन कुंडों में से 24 तरफ 24 नहरें निकलती हैं और आगे चलकर 24 तालाबों में मिल जाते हैं। मतलब नीचे जमीन में उतरा हुआ जो जल है वो नहरों के द्वारा होकर के आगे 24 तालाब में मिलते हैं। उन कुंडों में से 24 तरफ 24 नहरें निकलती है। मतलब नीचे जमीन में जो उतरे हुए जल कुंड में है वो अब 24 तरफ नहर के द्वारा जल आगे निकलते हैं और आगे चलकर 24 तालाबों में मिल जाती है। इस प्रकार एक तालाब में से नहर में होकर दूसरे तालाब में, दूसरे तालाब में से नहर में होकर तीसरे तालाब में, होते होते 24 तालाबों में पहुंचती है। नीचे जमीन की बात हो रही है। एक नहर में ऐसे 24 तालाब है। इस प्रकार के 24 तालाबों की 24 हारें हैं। जो चेहबच्चा अथवा कुंड करके कहा वही बड़ा रूप होने से यहाँ तालाब शब्द के द्वारा बताया है। सर्व तालाबों की संख्या 576 हुए। 24 गुना 24 मतलब 24 की 24 सारे तालाब सर्व 576 संख्या में हुई। तालाबों और नहरों के आसपास महलाते हैं, ये भी हमने वर्णन किया। इन तालाबों के महलातों की 2 भौम तीसरी चांदनी है। तालाबों के बीच बीच में सुंदर सुंदर बगीचे हैं। इन बगीचों में भी नहरों, चहबच्चों और फुहारों की अकथ्य शोभा सुंदरता का मनोमुग्ध दृश्य दृष्टिगोचर होता है। यह स्थान अन्य भी विभिन्न प्रकार की शोभा सुंदरताओं से विभूषित है। अब यहाँ से संपूर्ण नहरों का पानी ईशान कोण की अंतिम हार के चहबच्चे में जाता है। पुनः यहाँ ईशान कोण से 2 नहरें निकलती हैं। इनमें से एक नहर तो सर्व तालाबों को आवृत करते हुए पूर्व से अग्निकोण होकर दक्षिण की ओर जाती है और दूसरी नहर उत्तर पश्चिम होते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाती है। ये उभय यानी दोनों नहरें दक्षिण दिशा में मिलकर बृहत रूप में 4.5 लाख कोस से आगे जबेरों की नहर में जाकर मिल गई है। तो इस तरह से चांदनी का वर्णन सहित चांदनी से जल नीचे जमीन में उतर करके जमीन में 24 की 24 सारे बगीचे, उसमें नहरें चेहबच्चों के द्वारा जल परिभ्रमण करके जल जबेरों की नहर के अंदर प्रवेश होने तक का प्रसंग वर्णन पूरा हुआ। मतलब 24 हांस का महल वर्णन भी पूरा हुआ। तो अब आगे पश्चिम की चौगान करके आया है जो पश्चिम दिशा की तरफ है। तो अब ये 24 हांस का महल प्रसंग जो भी यहाँ बोर्ड में कुछ नोट करने का है ये आप नोट करिए। उसके पश्चात फिर हम रंगमहल के पश्चिम दिशा में जो दूसरी परिक्रमा में पश्चिम चौगान, धूपदुलीचा, अन्नबन की शोभा जो भी है इसको अध्ययन करेंगे।
अब आइए 24 हांस के महल से होते हुए हम पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम की चौगान की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अब उसके लिए जैसे लोकेशन पुनः एक बार देखें, तो जैसे कि ये रंग महल है, तो रंग महल में ये चारों कोण में 16 हांस का चेहे बच्चा। तो अभी हम यहाँ 24 हांस का महल अध्ययन कर रहे थे और ये हौज गसर तालाब है, और इससे भी बाहर देखेंगे तो ये जबेरों की नहर है। ऐसे ये जबेरों की नहर चारों तरफ घूम करके आया है, ठीक है। अब ये 24 हांस के महल से प्रसंग पश्चिम की चौगान में जा रहा है। उसके बाद में फिर दुबदुलीचा, अन्नबन, ये सब प्रसंग आ रहा है। तो एक साथ में हम लोकेशन देखें तो जैसे रंगमहल के पश्चिम दिशा में ये फूलबाग नूरबाग को पहले ही हमने अध्ययन किया। तो ये फूलबाग नूरबाग से पश्चिम तरफ अन्नबन है, अन्नबन से भी पश्चिम तरफ दुबदुलीचा है, और दुबदुलीचा से भी पश्चिम तरफ ये पश्चिम का चौगान, ये जबेरों की नहर के एरिया तक आकर के इस तरह से ये पश्चिम चौगान है, ठीक है। अब 24 हांस के महल से सीधा पहले पश्चिम चौगान का वर्णन हुआ, उसके बाद फिर दुबदुलीचा और उसके बाद फिर अन्नबन, इस तरह से प्रसंग आता है। तो ये चारों तरफ ये एरिया तो कुंजनी कुंजवन का एरिया है। अब हम पश्चिम चौगान में पहुंचे तो ये पश्चिम का चौगान जबेरों की नहर के भीतरी तरफ, यहाँ पर ये फूलबाग नूरबाग अन्नबन दुबदुलीचा से पश्चिम में, यहाँ पर ये पश्चिम चौगान है, पश्चिम चौगान। अब इसका लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई है 9 लाख कोस और इसका चौड़ाई है 4.5 लाख कोस। 4.5 लाख कोस मतलब 4,50,000 कोस, ठीक। अब यहाँ अलग अलग चौक ये चौगान के अंदर है, और ये पूरा रेतीली मैदान, खुला मैदान है। और यहाँ पर श्री राज श्यामा जी और हम सखियाँ जब कभी भी पधारते हैं तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पशु पंखियों के ऊपर सवार होकर के लीला करते हैं, और परमधाम के घोड़ा भी पर रख करके आसमान में उड़ते हैं। ऐसी शोभा, ऐसी लीला ये पश्चिम चौगान के प्रसंग में वर्णन हुआ है। और ये पश्चिम के चौगान से भी पश्चिम तरफ जबेरों की नहर तक में 3.5 लाख कोस के जगह में यहाँ बड़वन है। ये पहले हमने 50 करोड़ का हिसाब करते समय ही वर्णन किया है। तो ये पश्चिम चौगान है, ठीक है। अब इसके साथ में तुरंत मैं दुबदुलीचा और अन्नबन की शोभा को भी वर्णन कर ही देता हूं, और उसके बाद फिर वृत्ति से एक साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फूलबाग नूरबाग का वर्णन करते समय ही हमने कहा है अन्नबन और दुबदुलीचा फूलबाग नूरबाग की तरह ही है। अब उसमें फिर अभी भी बता दूं तो ऐसे वृत्ति में तो ये पश्चिम चौगान से फिर दुबदुलीचा होते हुए अन्नबन में प्रसंग आने वाला है। अगर फूलबाग नूरबाग के साथ में संबंध जोड़ करके अगर बताऊं तो ये जो अन्नबन है, अन्नबन की भी लंबाई चौड़ाई फूलबाग नूरबाग की तरह ही, मतलब जैसे हमने फूलबाग नूरबाग का वर्णन किया था तो क्या किया था, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा एरिया, और उसमें 10 की 10 हारे बगीचा, 100 बगीचा, 100 बगीचा में से एक बगीचा के अंदर 16 बगीचा, 24 नहरें, 9 चेहे बच्चे, ये सारी शोभा वर्णन किया है। ठीक ऐसा ही वर्णन ये अन्नबन का भी है। अन्नबन का भी पूरा लंबाई चौड़ाई 1500 मंदिर का है, और जिसमें 10 की 10 हारे बगीचा है, 100 बगीचा, एक बगीचा में 4 की 4 हारे 16 बगीचा है, 24 नहरें हैं और 9 चेहे बच्चे हैं, और अंदर विभिन्न प्रकार के अन्न का क्षेत्र है। और ये दुबदुलीचा में भी वही 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा, 10 की 10 हारे 100 बगीचा, और एक बगीचा के अंदर छोटे बगीचा 4 की 4 हारे 16 और 24 नहरें, 9 चेहे बच्चे,
सारी शोभा उसी तरह से है। बस फर्क एक है फूलबाग और नूरबाग से, वो क्या है? देखिए, एक बगीचा के अंदर ऐसे 4 की 4 हारें 16 बगीचे है ना, उसमें ये चेह बच्चा जो है ना, ये चेह बच्चा 3 की 3 हारें 9 चेह बच्चा है ना, उसमें से अन्नवन में भी दुबदुलीचा में भी, मैं एक साथ में वर्णन कर रहा हूं, अन्नवन में भी दुबदुलीचा में भी ये 9 चेह बच्चा में से ये मध्य का चेह बच्चा जो है, ये मध्य का चेह बच्चा में ऊपर से चबूतरा आया है और उसके ऊपर देहुरी बने हैं। तो ये बृहत एक बगीचा के अंदर एक देहुरी हुआ। तो ऐसे पूरा 100 बगीचे हैं, तो 100 बगीचे में 100 देहुरी, और देहुरी कहते ही उसके ऊपर कलश ध्वजा पताकाएं, ये तो होता ही है। तो ये वर्णन फर्क है। बाकी प्रत्येक बगीचा में अन्नवन में अन्न, दुबदुलीचा में दूब, ये शोभा है। ठीक है। और एक बात, ये जो अन्नवन है ना, अन्नवन के ये पूर्व किनार, ये नूरबाग से लगता हुआ यहां पर पहले हमने यहां 41 के 41 हारे वृक्ष से ये 5 हार वृक्ष यहां फूलबाग नूरबाग के उत्तरी किनार से होते हुए अन्नवन से दक्षिण की तरफ गया है करके कहा था ना, ये वाली बात यहां से देखना होता है। ये 5 हार बड़वन का वृक्ष जो है अन्नवन की जमीन से जाकर के यहां फिर ये केल घाट से, पाल से होते हुए बड़ घाट से आकर के मिले थे, यहां पर मिलन हुआ और ये हौसगसर में गए हैं। तो ये फूलबाग के ऊपर बैठते समय तीनों तरफ से बड़वन की दृश्य देखने की शोभा जो पहले भी वर्णन किया था। तो समग्र में ये पश्चिम चौगान, दुबदुलीचा और अन्नवन की बात हुई है। ठीक है। अब इसको हम नक्शा से भी तीनों को एक साथ में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही सहज है, और उसके बाद फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब ये नक्शा में देखिए, इसमें ये रंगमहल, रंगमहल से पश्चिम में ये नूरबाग लिखा है, ऊपर फूलबाग है, और ये अन्नवन, दुबदुलीचा और पश्चिम चौगान। देखिए, ये पश्चिम चौगान 9 लाख कोस की लंबाई, 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में है, और इससे भी पश्चिम तरफ जबेरों के नहर के बीच में ये बड़ा वन है, और इससे पूर्व में ये दुबदुलीचा हुआ 1500 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में, और इससे भी पूर्व तरफ ये अन्नवन हुआ 1500 मंदिर के लंबाई चौड़ाई में, जो नूरबाग फूलबाग से मिले हैं। यहाँ से लोकेशन को पकड़ना है। अब इसमें पश्चिम चौगान और दुबदुलीचा के 100 बगीचा में से एक बगीचा, फिर अन्नवन के 100 बगीचा में से एक बगीचा की दृश्य दूसरे नक्शा से हम पुनः देखेंगे। अब ये देखिए पश्चिम की चौगान, नक्शा पेज नंबर 53 का है। ये हौजकोसर तालाब और ये कुंज निकुंज वन से होते हुए ये ऊपर देखिए पश्चिम चौगान। ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो ये दुबदुलीचा भी दिखाई दे रहा है, अन्नवन भी दिखाई दे रहा है। तो ये पश्चिम चौगान पूरा खुला मैदान है और बीच में अलग अलग प्रकार की चौक है। ये शोभा पश्चिम चौगान की है। अब ये नक्शा देखिए दुबदुलीचा जो पश्चिम चौगान से पूर्व तरफ है। अब ये नक्शा देखिए दुबदुलीचा जो पश्चिम की चौगान से लगता हुआ पूर्व तरफ है। ऐसे 100 बगीचा है, 100 बगीचा में से एक बगीचा है। तो देखिए जैसे हमने फूलबाग नूरबाग का एक बगीचा वर्णन किया था, वैसे ही शोभा इसमें है। 4 की 4 हारे 16 बगीचा, 24 नहरें और 9 चेहे बच्चे। और ये मध्य के चेहे बच्चा में चबूतरा उठ करके देहुरी का वर्णन आता है। और बाकी ये सारे जो बगीचा है इसमें दुबदुलीचा यानी कि दूब की शोभा है। तो यहाँ से हम इस दृश्य को समझ सकते हैं। अब ये देखिए अन्नवन, दुबदुलीचा से भी पूर्व दिशा में 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह में 10 की 10 हारे 100 अन्नवन की बगीचा है। उसमें से एक बगीचा है। तो ये भी देखिए 16 बगीचा, 24 नहरें, 9 चेहे बच्चे, ये सारी दृश्य फूलबाग नूरबाग की तरह ही है। और इसके भी मध्य में एक चबूतरा के ऊपर देहुरी है। ऐसे 100 बगीचा में 100 देहुरी है। बाकी प्रत्येक बगीचा में देखिए ये भिन्न भिन्न जाति के अन्न का क्षेत्र है। तो ये अन्नवन की शोभा है। तो इस तरह से रंगमहल की पश्चिम दिशा में पश्चिम चौगान, दुबदुलीचा और अन्नवन की शोभा को हमने एक साथ में देखा। अब वृत्ति में ये निरंतर वर्णन आने वाला है। तो अब वृत्ति के शब्द के माध्यम से ये सब हम अध्ययन करेंगे।
अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 111 पश्चिम चौगान, और नक्शा में पेज नंबर 53 में है पश्चिम चौगान। पश्चिम की चौगान श्री रंगमहल से पश्चिम दिशा में 5.5 लाख कोस की दूरी पर अपार शोभा लिए सुशोभित है। नीचे 5.5 लाख की गिनती रंग परवाली से करना है, क्योंकि रंगमहल के पूर्व, उत्तर, दक्षिण की ओर की गिनती भी रंग परवाली से ही की गई है। रंग परवाली मंदिर मतलब वो 9 चौक के मध्य का चौक, मतलब रंगमहल के केंद्र बिंदु जगह, वहां से बताया है। इस चौगान में वन, बेली, वृक्षादि कुछ भी नहीं है। पश्चिम के चौगान की लंबाई उत्तर से दक्षिण 9 लाख कोस है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 4.5 लाख कोस है। यहाँ हीरे के कण सदृश चमचमाते हुए तेज राशि युक्त बालू कणों के हजारों सुमनोहर चौक है। यहाँ श्री राजश्यामा जी एवं समस्त सुंदर साथ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन शाम को 3 बजे आते हैं। इस दिन यहाँ पशु, पंखियों एवं घोड़े तथा अन्य जानवरों पर सवार होकर श्री राजश्यामा जी सहित सर्व सखियां दौड़ की रेस प्रतियोगिता करती है और कई प्रकार के खेल, लीला क्रीड़ा खेलती है। तो वो नीचे चौपाई बताया है, अश्वारी पशु पंखियों पर धनी करत है जब, जो जहां बसत है स्व आए मिलत है सब। अर्थ, जब कभी कभी धनी पशु पंखियों पर सवार होकर विहार करना चाहते हैं, उस समय जो भी पशु पंखी जहां कहीं भी रहते हैं, उसी क्षण श्री धाम धनी के समक्ष प्रेम युक्त आदर पूर्वक आकर उपस्थित हो जाते हैं। दूसरा चौपाई, घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे न कूदते सुख अश्वारी के अतंत। अर्थ, श्री परम धाम के घोड़े भी पंख वाले हैं, अतः वे आकाश में उड़ान भरते हैं। वे उछलने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। उन पर आरोहण का अलग अनोखी ही प्रकार का आनंदानुभव होता है। तो इस तरह से ये पश्चिम चौगान का प्रसंग भी पूरा हुआ। अब आगे दुबदुलीचा। दुबदुलीचा श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा में 4 लाख कोस की दूरी पर विभिन्न रंगों से सुशोभित है। अब ये 4 लाख कोस की दूरी कहा ना, रंगमहल का आधा 1000 मंदिर, फूलबाग नूरबाग का 1500 मंदिर और अन्नबन का 1500 मंदिर, ये तीनों जोड़ने से 4000 मंदिर हुआ। तो 4000 मंदिर को कोस में कन्वर्ट करते समय 4 लाख कोस होता है। तो 4 लाख कोस की दूरी में ये दुबदुलीचा है। तो आगे देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई 1.5 लाख कोस है, यानी कि 1500 मंदिर। यहाँ बड़े बड़े 10-10 चौकों की 10 हारें हैं, अर्थात कुल 100 चौक है, मतलब 100 बगीचे। इन प्रत्येक चौकों के अंदर 16-16 चौक है। यह बगीचा को ही चौक शब्द प्रयोग किया। कुल चौकों की संख्या 1600 हुई। यहाँ पर अनेक रंगों की दूबों के चौक हैं, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो विभिन्न रंगों से रंगीत दरी गलीचे बिछे हो। नीचे चौपाई देखिए, बन बिगर की जो जिमी जानो जरी दुलीचे बिछाए, ये दूब जोत आसमान लो रहा नूरे नूर भराए। अर्थ, श्री रंगमहल के पश्चिम दिशा 4 लाख कोस की दूरी पर वन के अतिरिक्त जो खुली भूमि दिखाई देती है, वहां पर अति मनमोहक रत्न जड़ित कालीन यानी कि गलीचा की भांति दूब बिछी हुई है। इस दूब का 1.5 लाख कोस का लंबा चौड़ा समचौरस स्तंभ सा ज्योतिपुंज आकाश तक पहुंचा हुआ है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। ऊपर से देखिए, इन चौक में कईयों नहरें, चेहबच्चे और फुहारे हैं।
जिनकी अकथनीय शोभा है, चाहे बच्चों के ऊपर देहुरी बनी है। यहाँ जो बड़े बड़े 10-10 चौकों की 10 हारें अर्थात 100 चौक है, उन प्रत्येक चौकों के अंदर बीच के चहे बच्चों में चबूतरा बनी है। बीच के चहे बच्चा मतलब वो अंदर 9 चहे बच्चा में से बीच के चहे बच्चा में चबूतरा बनी है। प्रत्येक चबूतरा के 4 कोनों के थंबों पर छत पटी है और ऊपर देहुरी बनी है। इस देहुरी पर गुमटियां लगी है और गुमटियों के ऊपर सुवर्णमय कलश है। इस तरह धूप दुलीचा के 100 बगीचों के बीच बीच में जो देहुरियां हैं, उन देहुरियों के गुमटों पर सुवर्णमयी कलश तथा ध्वजाएं फहरा रही है। अतः धूप दुलीचा में कुल 100 सुवर्णमयी कलशों की विशेषताएं हैं। यह धूप दुलीचा अत्यंत शोभा से विभूषित है। अब इसके पश्चात फिर अन्नवन जो धूप दुलीचा से भी पूर्व तरफ है। अन्नवन श्री रंगमहल की पश्चिम दिशा में 2.5 लाख कोष की दूरी पर नूरबाग और धूप दुलीचा की संधि में विद्यमान है। 2.5 लाख कोष मतलब रंगमहल का आधा 1000 मंदिर और फूलबाग नूरबाग का 1500 मंदिर जोड़ने से 2500 मंदिर होता है। उसके बाद ये अन्नवन शुरू हुआ तो 2500 मंदिर को कोष में हिसाब करते समय 2.5 लाख कोष की दूरी होता है। आगे देखिए, अन्नवन की लंबाई चौड़ाई 1.5 लाख कोष है, यानी 1500 मंदिर। यहां पर 10-10 अन्न क्षेत्रों की 10 हारें अर्थात कुल 100 अन्न क्षेत्र सुशोभित है। एक अन्न क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर या 15,000 कोष है। ऐसे बड़े बड़े 100 अन्न क्षेत्र है। छोटे छोटे अन्न क्षेत्रों की संख्या 16 है, क्योंकि एक बड़े अन्न क्षेत्र के अंदर 4-4 छोटे अन्न क्षेत्रों की 4 हारें अर्थात 16 छोटे अन्न क्षेत्र है। इस तरह एक बड़े अन्न क्षेत्र के अंदर 16 छोटे अन्न क्षेत्र, 9 चेहबच्चे और 24 नहरें हैं। यहाँ पर अनंत अन्नों के क्षेत्र सुशोभित है और यहाँ अनेक जातियों के अन्नादि मेवे मिलते हैं। अन्नम ब्रह्म, परमधाम में जो अन्न के क्षेत्र है वे सब ब्रह्म का ही स्वरूप अन्न के रूप में परिणत है। ऊपर यहाँ पर नहरों, चहबच्चों तथा फुहारों की अकथनीय शोभा है। इन चहबच्चों के हर बड़े क्षेत्र के अंदर स्थित बीच के चहबच्चे पर देहुरियां बनी है। उन देहुरियों के ऊपर बनी गुमटियों पर सुवर्ण के कलश है तथा कलशों पर ध्वजाएं फहरा रही है और अत्यंत शोभा से परिपूर्ण है। 100 बड़े अन्य क्षेत्र के बीच बीच में कुल 100 सुवर्णमय कलश है। यहाँ अन्नवन में भी इन्हीं सुवर्ण कलशों की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से अन्नवन का प्रसंग भी पूरा हुआ। अब इसके पश्चात आया पुखराज की ओर प्रस्थान करके। तो अन्नवन से पूर्व में देखे तो नूरबाग और फूलबाग है, ये वर्णन पहले ही हुआ। फिर उत्तर दिशा की तरफ देखें, लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन का वर्णन हुआ। फिर लाल चबूतरा से भी उत्तर की तरफ बड़ोवन है, तो बड़ोवन से होते हुए मधुवन, महावन, फिर पुखराज। तो वो प्रसंगों को यहाँ अब पुखराज की ओर प्रस्थान करके आया, तो इसको भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, अब यहाँ से मतलब अन्नवन से फूलबाग, लाल चबूतरा, बड़ावन तथा ताड़वन आदि देखते देखते पुखराज की ओर चलिए। मतलब रंगमहल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोष की दूरी में पुखराज है, उस तरफ चलिए। ताड़वन से ऊंचा बड़ावन, बड़ावन से ऊंचा मधुवन और मधुवन से भी ऊंचा महावन है। अतः महावन की चांदनी पुखराज की चांदनी से मिली हुई है। तो ये बड़ावन, मधुवन, महावन की ऊंचाई कितने हैं, ये सारा विस्तृत वर्णन पुखराज के प्रसंग में होगा। अभी खाली प्रस्थान का विषय चल रहा है। बड़ावन, मधुवन और महावन ये तीनों ही वन पुखराज की प्रदक्षिणा देते हुए उत्तर दिशा की तरफ बृहत विस्तार से फिरे हैं।
उन तीनों वनों ने जबीरों की नहरों तथा माणिक पहाड़ की हद को अवरोध करते हुए वन की नहरों से होते हुए दूर से श्री रंगमहल को प्रदक्षिणा दी है। अब यहाँ प्रसंग तो पुखराज की ओर प्रस्थान का था, लेकिन बड़ोवन, मधुवन, महावन का प्रसंग आया तो ये वन पुखराज को प्रदक्षिणा देते हुए जबीरों की नहर, माणिक पहाड़, वन की नहर सब तरफ विस्तार हुआ है। तो ये वृक्ष के विस्तार के प्रसंग को यहाँ पर खुलासा किया। तो चारों तरफ से रंगमहल को इन वृक्षों ने परिक्रमा दी है, ये बात बताए। आगे, ये तीनों वन की नहर के साथ मिलकर कई हजारों भौम तक बड़े हैं। इन भौमों में शहर एवं पुरा के रूप में पशु पंखियों की बस्ती बसे हैं। जो प्रसंग आगे हम जब जबरीयों की नहर, माणिक पहाड़, वन की नहर प्रसंग अध्ययन करेंगे तो ये सारा वर्णन तब खुलासा होगा। ये तीनों वन इससे आगे बहुत विस्तार रूप से फिरे हैं। जैसे जैसे इन तीनों वनों ने चार हार हवेली यानी छोटी रांग को उल्लंघ कर बड़ी रांग की जमीन में प्रवेश किया है, वैसे वैसे इन तीनों वनों का विस्तार और बृहत होता चला गया है। तो इस तरह से अन्य वन से पुखराज की तरफ प्रस्थान का प्रसंग वर्णन हुआ। उसी प्रसंग में बड़ो वन, मधुवन, महावन का विस्तार बड़ी रांग तक होने का प्रसंग भी यहाँ पर बताया। तो हमारा प्रसंग अब पुखराज में पहुंचा है। तो अब आगे देखिए, पुखराज पर्वत करके वृत्ति में शुरू हो रहा है। तो कल से हम पुखराज पर्वत प्रसंग प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।